हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल रमन एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में कवर होगा 2018 के फिजिक्स में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो रेडी रहें, तैयार हो जाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि 2018 में क्या आया हुआ था। तो वो जो पहला क्वेश्चन था वो था द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, ये माइक्रो है, 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम इज। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है 2 पॉइंट चार्ज का। दोनों पॉइंट चार्ज का मान आपको दिया है 1 माइक्रोकूलम करके, दोनों के बीच का दूरी है 1 मीटर करके। बहुत सिंपल सवाल है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो इसी में से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम आप लोग के लिए बना भी दिए हैं। आपको नोट्स हम देते रहते हैं, आप ज़रूर लिखोगे, कॉपी कलम लेके बैठोगे। और अगर आप मेरा मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक जो हम आप लोग के लिए बना के दिए हैं वीडियोज़, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप देखना चालू करें, बहुत मज़ा आने वाला आपको। तो चलिए, दो चार्ज हम ले लेते हैं। एक है Q1, एक है आपका Q2। बीच का दूरी कितना बोला गया, 1 मीटर करके। दोनों का चार्ज है 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से। फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर। के Q1 Q2 बाई आर, जहाँ पे के क्या है, कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट का वैल्यू ये देखिए, ये नोट्स में भी आपको बता चुके हैं कितना होता है, 9 × 10⁹। Q1 का मान तो बोला गया है कि 1 माइक्रोकूलम है। माइक्रो को अगर हम कूलम में चेंज करेंगे तो 1 माइक्रो को कूलम में चेंज करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा 10⁻⁶। ये भी 1 माइक्रोकूलम है तो इसको भी गुना कर देंगे 10⁻⁶ से। और आर जो है वो आपका 1 मीटर है। यहाँ पे देखिए, हम इसको ऐसे उतार दिए, 9 का 9, 10⁻⁹ का 9, यहाँ से 10⁻⁶, और ये 10⁻⁶ से हो जाएगा 10⁻12। फिर यहाँ पे 10⁻9 है, यहाँ पे 10⁻12 है। 9 और -12 में आपको मिलेगा 10⁻3। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ये होगा, 9 × 10⁻3 जूल। एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, जूल। तो चलिए, पहला आंसर तो आपको बहुत सिंपल सवाल था। ये कौन सा ऑप्शन होगा इसका, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका A नंबर, 9 × 10⁻3 जूल। नेक्स्ट सवाल, इससे ये देखिए कितना आसान सवाल है। बोलता 1 किलोवाट आवर KWH, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होगा। आप ऑप्शन देखिए, सब कुछ जूल में दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए किलोवाट आवर जो होता है ये एक यूनिट होता है एनर्जी का, पावर का नहीं, एनर्जी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये नोट्स है आपका। अब आप 1 किलोवाट है तो क्या हम किलोवाट को वाट में लिखने के लिए 1000 से गुना कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए हम कितना से गुना कर दिए, 1000 से। ये आपका घंटा है, मतलब आवर है। आवर को अगर हम, एक आवर में होता है 60 मिनट, और मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना है तो हमको फिर से गुना कर देना है उसको 60 से, तो 60 सेकंड होगा। एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अब यहाँ पे कितना है, 1 किलो आवर ना, तो 1। अब इसको अगर इंटू करते हैं तो यहाँ पे कितना जीरो आप देख सकते हैं, ये 1000 का 1000 होता जाएगा। फिर 6 कितना आएगा, 36, और 2 जीरो 2 जीरो। ठीक है, अब कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5। तो 36 के बाद 5 जीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा हो गया। चलिए, 5 जीरो है ना, ये नहीं होगा, 5 जीरो। अब यहाँ पे देखिए 36 को 36, क्या हम इस 5 जीरो को लिख सकते हैं 10⁵, आराम से लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको 36 को हम अगर लिखेंगे 3.6, तो यहाँ पे अगर पॉइंट देते हैं तो यहाँ पे एक 10 आपका ऐड हो जाएगा, तो 10⁶। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। आप इसको याद जरूर रखोगे। अगर पूछे कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो एनर्जी का। किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का, पावर का नहीं। पावर का यूनिट वाट होता है। और देखिए यहाँ पे जूल आ रहा है, 1 किलोवाट जूल, जूल दिख रहा है ना, जूल मतलब ये एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं। कंफ्यूज नहीं होना। चलिए, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि फॉर ए कंडक्टर द रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी J, करेंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो देखिए, आपको बता दें, ये इन लोगों के बीच में करेंट डेंसिटी J, सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में आपको रिलेशन डिराइव करने के लिए आपको 3 मार्क्स करके पूछते हैं। 3 मार्क्स का ये सवाल बनता है, और 2 से 3 बार आपके जेक बोर्ड में देखने को भी मिल चुका है। तो आप ये रिलेशन जरूर बनाओगे। इसका डेरिवेशन की कैसे होता है आपको यहाँ पे तो बता देंगे हम अभी, कि इसका जो सही आंसर है वो होता है आपका B, J, यानी करेंट डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E, जहाँ पे सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा B नंबर। सही है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल ये देखिए आपका क्या है, और चौथा सवाल कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लैटिनियम इज 0.001,
इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज। अब आपको यहाँ पे नोट देखिए कि अब जो हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम डिनोट करते हैं इसको जीटा से, इसको जीटा पढ़ते हैं, ठीक है, जीटा। और रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू आर से। इन लोगों के बीच में ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जीटा, 1 प्लस जीटा। अब 1 का 1, अब आपको जीटा का मतलब क्या है, तो जीटा का मतलब ससेप्टिबिलिटी है। आपको ससेप्टिबिलिटी दे दिया गया, कितना दिया गया है 0.001। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.001। तो ये आपका सही आंसर होगा। आप ये रिलेशन जरूर याद रखोगे, किसके बीच, ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी के बीच। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1.0001 यानी ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बता दें कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का होता है वो हम आपको निकाल भी दिए हैं। आप निकालना का काम अब खुद से थोड़ा घर में करोगे देखने के लिए, आप देखोगे इसको, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि हम निकालें कैसे हैं। तो पहले तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो सबसे पहले तो एक म्यूचुअल इंडक्शन का घटना होता है जहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसका फॉर्मूला ये है, हम लिख दिए हैं ईएमएफ, हम इसको वोल्टेज बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है माइनस एम डी आई बाई डी टी, जहाँ पे एम को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसी एम का आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप ये देखिए कुछ इस प्रकार से निकलेगा। हम एम को सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी सबको इधर पार करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा मल्टीपल में, फिर डी आई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये एम निकल जाएंगे। फिर हम यहाँ से ई का फॉर्मूला बिठाएंगे, ई वोल्टेज है तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो हम ई के जगह पर रखेंगे डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। फिर Q का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए Q का एक फॉर्मूला होता है आई टी, तो Q के जगह पे हम रख देंगे I इंटू टी, टी से T कट जाएगा, यहाँ बचेगा W, यहाँ बचेगा I, और नीचे एक तो I फिर से था तो I ऊपर चल जाएगा तो I के साथ स्क्वायर होगा, मतलब I स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा आपको W बाई आई स्क्वायर। अब W का यानी वर्क का हम आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर बताए थे, वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और I का तो आप जाने रहे हो एम्पेयर होगा, एम्पेयर स्क्वायर, ये अगर ऊपर चल जाता तो होगा ये ए उसका ऊपर चल जाएगा तो ए का पावर माइनस 2, तो ये होगा इसका फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2। तो ये जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, ये नोट से आपका, आप आराम से इसको कर सकते हैं खुद से, है ना, आपको नोट दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से हम किए हैं इसको। ये इस प्रकार से आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, इन ए सीरीज एल सी आर सर्किट एल आपको दे दिया गया है 8 हेनरी, कैपेसिटेंस आपको दे दिया गया 0.5 माइक्रोफेराड, है ना, माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस का असाइनमेंट पूछा गया है एक बार जेक बोर्ड में, तो कैपेसिटेंस का असाइनमेंट क्या होता है, फेराड होता है, फेराड, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100 ओम। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो आप जानिए कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम वो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जब एलसीआर सर्किट में करंट सबसे मैक्सिमम चले और इम्पीडेंस, आपको बता चुके हैं ना, इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस सबसे मिनिमम रहे, तो ना, तो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम किसे बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वैसा फ्रीक्वेंसी जिसमें करंट मैक्सिमम होता है और इम्पीडेंस एकदम मिनिमम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं ओमेगा, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 1/√L/C, जहाँ पे L क्या है इंडक्टेंस, C क्या है कैपेसिटेंस, ठीक है। ओमेगा का और एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा को हम रख सकते हैं 2 पाई न्यू, ये कंप्लीट सर्कल के लिए है, वन ऑसिलेशन के लिए 2 पाई न्यू होता है। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, हमको यही फ्रीक्वेंसी निकालना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर हम न्यू को सब्जेक्ट बना देते हैं तो 2 पाई मल्टीपल में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो हम इसको लिख देंगे 1/2 पाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका L है, अब L का मान आपको दे दिया है 8 हेनरी, L का मान है 8 हेनरी। C आपको दिया हुआ है 0.5 माइक्रोफेराड, माइक्रो को चेंज करेंगे तो कितना गुना करना पड़ेगा, 10⁻⁶ है। तो देखिए C के जगह पे 0.5, ये C है, ये C, और C के जगह पे 0.5 और यहाँ पे 10⁻⁶, उसको फेराड में चेंज करने के लिए हो गया। अब 8 को अगर हम 0.5 से इंटू करेंगे तो आएगा 4, और 10⁻⁶ का -6, यहाँ पे 1/2 पाई का 1/2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 पाई बचेगा। अब देखिए 4 से कौन मारेंगे 2, और 10⁻⁶ से निकलेगा 10⁻�3, तो वहाँ उसको हम यहाँ लिख दें हैं कि जो मेरा न्यू निकल रहा है जो न्यू मेरा निकलेगा वो होगा 1/2 पाई इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻3। अब ये 2 और 2 से हो जाएगा 4 पाई, 10⁻⁻3 ऊपर चल जाएगा, 10⁻+3 आएगा। 10⁻+3 का मतलब है कितना, 0, 3 0 3 है ना पावर, तो 1 2 3। अब 4 से अगर इसको हम काटेंगे तो आएगा आपका 250 पाई, है ना। तो जो न्यू आपका निकल करके आएंगे वो इतना आएगा 250 पाई हर्ट्ज, है ना। ये आपका सही आंसर होगा। तो ये सब ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है, आप देखिए, तो वो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिलेटेड एज। तो आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मान को अगर हम डिवाइड करेंगे, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है और ये मान लीजिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड का मान है, अगर हम इन लोगों का रेशियो लेते हैं तो रेशियो लेने पे ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट यानी सी का,
किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट यानी सी, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए कि ये रिलेशन कैसा होगा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम रेशियो करेंगे तो किसके बराबर आता है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो अब देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन कहाँ देखने को मिलेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, हम पलट रहे, रुकिए, इसका आंसर देखिए आप। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कहीं पे है, यहाँ पे बी नॉट, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का है, सी इंटू ई नॉट, और यहाँ पे है ई नॉट बराबर सी इंटू बी नॉट। हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी, अगर हम इसका यूनिट रेशियो करेंगे तो किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट सी का। तो ई को अगर रहने देंगे, बी इधर डिवाइड में है, इधर जाकर तो क्या होगा? इंटू होगा, मतलब यहाँ पे बी आएगा और इधर क्या बचेगा? ई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ स्पीड ऑफ लाइट को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी है वो। ई नॉट से कन्फ्यूज नहीं होना है। ई नॉट यहाँ पे दर्शाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का है बी नॉट, और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये आपका सही आंसर होगा। बी नॉट को आप इधर ले जाओगे तो रेशियो हो जाएगा अनुपात ई नॉट बाई बी नॉट, जो किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। तो ये इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, सही आंसर। नेक्स्ट बात आते हैं, बोलते हैं व्हेन लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास, एयर मतलब आप समझ रहे हैं कि ये ररर है, ररर मीडियम, और ग्लास का मतलब क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम। तो अगर हम ररर से डेंसर में जाएंगे तो वहाँ पे ये सब क्या देखने को मिलेगा? कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होता है? फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। तो हम लोग को पता है कि हम अगर हवा से चल जाएंगे ग्लास में तो उसका वेवलेंथ क्या कर जाता है? वेवलेंथ लेमडा क्या कर जाता है? तो लेमडा डिक्रीज करता है। इसको हम मॉडल सेट में भी आपको बताए थे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज। इसका जो वेवलेंथ होता है वो कर जाता है डिक्रीज। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट बात, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज। मोमेंटम कितना होगा एक फोटोन यानी एक लाइट एनर्जी है ना, फोटोन है ना, लाइट पार्टिकल, जब उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? न्यू करके है, न्यू। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो डी ब्रोगलीज का वेवलेंथ होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हम बोलते हैं लेमडा। फॉर्मूला होता है एच बाई पी, जहाँ पे एच को हम क्या बोलते हैं? प्लांक कांस्टेंट वैल्यू पूछिए अगर, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आप समझ रहे हैं, बता चुके हैं बार बार, 6.667 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये बता चुके हैं हम, बार बार आपको देखना है। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू हो सकता है पूछ ले इस बार आपको। और पी क्या है आपका? पी आपका मोमेंटम है, तो इस बार आपको मोमेंटम ही निकालना। तो मोमेंटम को हम बना दिए सब्जेक्ट, हम इसको इधर ले जाएंगे, लेमडा को इधर ले आएंगे, तो मोमेंटम बराबर होगा एच बाई लेमडा। सही है, एच बाई लेमडा। एक फॉर्मूला हम और जानते हैं, भी इक्वल्स टू लेमडा न्यू, जहाँ पे फोटोन का बात हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, सवाल में आपको क्या पूछा है? फोटोन के बारे में पूछा है, फोटोन यानी लाइट के बारे में। तो लाइट के लिए हम भी, स्पीड ऑफ लाइट है क्या होता है? सी, तो मतलब भी की जगह हम सी रख देंगे, तो सी इक्वल्स टू आएगा लेमडा न्यू। क्या हम यहाँ से लेमडा निकाल सकते हैं? तो ये एकदम निकाल पाएंगे। न्यू को इधर ले जाकर डिवाइड करना होगा, तो लेमडा इक्वल्स टू सी बाई न्यू। तो लेमडा का फॉर्मूला मिल गया सी बाई न्यू। अब इसी लेमडा का फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका ना, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एच बाई लेमडा। लेमडा की जगह पर हम बिठा देंगे सी बाई न्यू, तो ये हो जाएगा। अब न्यू ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा आपका एच न्यू बाई सी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होगा एच न्यू बाई सी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एच न्यू बाई सी। तो वो ऑप्शन आपको ए नंबर दिख रहा है, ए नंबर, एच न्यू बाई सी, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, द फोटो इलेक्ट्रिक कटअप वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। आपको कटअप वोल्टेज दिया हुआ है, कटअप वोल्टेज को स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब कटअप वोल्टेज कितना दिया हुआ? तो 1.5 का। आप यहाँ पे देखिए, कटअप वोल्टेज भी दिया हुआ 1.5 का, हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और कटअप वोल्टेज के बीच, वो होता है ये वाला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई भी, जहाँ पे ई हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, भी को हम बोलते हैं कटअप वोल्टेज या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, वो सिंपल है बहुत, ये वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कटअप वोल्टेज तो आपको दे दिया गया है, वो दिया हुआ 1.5। अब अगर हम इन लोगों को गुना करेंगे तो वो आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप ये भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और एक होता है हाफ एम भी, इसका जहाँ पे एम होता है मास, बी होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमको कटअप वोल्टेज के ऊपर पूछा था, तो कटअप वोल्टेज के ऊपर रिलेशन ये होता है ई वी। ठीक है, अब यहाँ पे निकल के आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। तो कहाँ पे ये ऑप्शन आपको सी देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल बोलता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिया हुआ है R88, ये आप इसका एटॉमिक नंबर है, और ये इसका मास नंबर है 226, ये मास नंबर है। 88 ये इसका एटॉमिक नंबर है। आपको पूछा गया कि यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा। तो आप जान रहे होते हैं कि जो ये मान लीजिए ये है R आपका, तो R में जो नीचे है ये किसको बताता है? प्रोटॉन की संख्या को और इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 88, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 88। और अगर हमको न्यूट्रॉन चाहिए, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए हम यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो 226 से अगर हम 88 को माइनस करते हैं तो वो आएगा आपका 138। मतलब
इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है आपको 138, प्रोटॉन है आपका 88, इलेक्ट्रॉन है आपका 88। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा कौन सवाल है। क्या बोलता है कि 138 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो यहाँ है नीचे वाला 88, मतलब ये नहीं होगा आंसर, गलत होगा, 138 प्रोटॉन नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोलता है 138 न्यूट्रॉन, सही भी है। न्यूट्रॉन कितना आएगा, हम अगर ऊपर वाले से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन। नीचे 88 दिख भी रहा है आपको, तो यह इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोलता है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, दो टाइप का सेमीकंडक्टर बहुत मैंने आपको देखने को मिलते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में कौन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये बता चुके हैं आपको, नोट्स भी दे चुके हैं हम, आप पढ़ के आइए। क्वेश्चन बैंक जो हमको स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए 2014 से हम किए हुए हैं, और साथ में हम आप लोगों को मॉडल सेट भी जो 2023 में इस बार आ चुका है वो भी बना दिए, तो वो भी देखिए आप। यहाँ पे जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पे अगर पी टाइप बोलता तो पी टाइप पे होल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होल्स। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन होता है, तो आप सिंपल समझ जाओगे कि नैंड गेट है। नैंड गेट को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट मैसेज सिग्नल इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो उसका ऑप्शन होता है सही होगा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ये ऐसा डिवाइस है जो मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। नेक्स्ट क्या बोलता है कि ऑप्टिकल फाइबर हैज़ ए बैंडविथ, बैंडविथ ऑप्टिकल फाइबर का कितना होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो बैंडविथ होता है वो होता है 100 गीगाहर्ट्ज। बैंडविथ के बारे में भी आपको बताए हैं, बैंडविथ आप जानते हैं, पढ़ाए भी। ऐसे सवाल आपको 2017 या 2016 में भी देखने को मिला था। देखिए 2018 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि फिर 19, 20 और 22, 19, 20 और 22, 2021 में तो आप जान ही रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से पास कर दिया गया था बच्चे लोगों को। तो आपको फिर अभी बचेगा क्वेश्चन हमको फिजिक्स में देने के लिए 19 वाला, 2019, फिर 2020 का देंगे, फिर 2022 का क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर केमिस्ट्री का हम अपलोड करने वाला। ठीक है, तो आप पढ़िए, मज़े से पढ़िए और ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।